आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, अपने कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ज्योतिष सीखने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। तो नमस्कार। हम लोगों ने पिछली बार भाव के बारे में पढ़ा था। पहला भाव, दूसरा भाव और तीसरे भाव के बारे में शायद हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये भाव, जैसे ये प्रथम भाव है जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, इसको असेंडेंट भी बोलते हैं, लग्न भी बोलते हैं। ये द्वितीय भाव है जिसमें 2 लिखा हुआ है क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली है। और ये 3 जहां लिखा है ये तृतीय भाव है। ये भावों का नंबर जो 1 से लेके 12 तक है, ये प्रत्येक जनपत्री में, प्रत्येक चार्ट में फिक्स्ड है। यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है। यहाँ 2 की जगह 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 से 12 तक किसी भी भाव में कोई संख्या यहाँ लिखी हो सकती है। वो बताती है उस भाव की राशि, साइन। चूंकि ये कालपुरुष की कुंडली है इसलिए इसमें हम नंबर 1 से शुरू करते हैं, विच इज बिहाइंड द कर्टन। अंडरस्टूड है वो, जैसा कि हम आपसे पहले बता चुके हैं। अब आज इसके पहले कि हम चौथे भाव के बारे में शुरू करें, एक चीज थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं मैं, जो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे काल सर्प योग के बारे में। तो काल सर्प योग के बारे में एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण ये है कि काल सर्प योग राहु और केतु के बीच में होता है। राहु और केतु दोनों के जोड़ने से, दोनों को एक रेखा के द्वारा मिलाने से पूरे चार्ट में कहीं भी, और ये हम जानते हैं कि राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। तो अगर राहु मान लीजिए 2 नंबर में है तो 180 डिग्री कहाँ हुआ? 8 नंबर। यहाँ केतु होगा 1 नंबर, मान लीजिए यहाँ पर है राहु 2 नंबर हो गया, तो 1 घर 2 3 4 5 6 और 7, यानी 2 में 6 जोड़ेंगे तो हुआ 8। अगर 2 नंबर में राहु है तो 6 जोड़ेंगे तो 8 नंबर में केतु होगा। तो ये एक एक्सिस हो गई, राहु और केतु की एक्सिस इस पूरे चार्ट में कहीं भी किसी भी रूप में बन सकती है। ये ध्यान देते हुए कि राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पर रहेंगे, एक दूसरे से अपोजिट घर में बैठेंगे। तो राहु और केतु को आप एक रेखा से जोड़ दीजिए, एक रेखा द्वारा एक डिवाइडिंग लाइन बना दीजिए इस चार्ट में। तो जब उस डिवाइडिंग लाइन के एक तरफ, चाहे राइट साइड में, चाहे लेफ्ट साइड में, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कैसे भी, जब एक उस डिवाइडिंग लाइन, उस राहु केतु की एक्सिस बोलते हैं टेक्निकली उसको, उस एक्सिस के एक तरफ जब सभी ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं और उस एक्सिस का जो दूसरा पार्ट है चार्ट में वो जब खाली रहता है, तो हम बोलते हैं कि इस चार्ट के अंदर, इस जातक के कुंडली के अंदर काल सर्प योग है। काल सर्प योग जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स। तो हमें ये आपको आज क्लियर करना था। मान लीजिए कि अगर 5 में राहु हो गया तो 6 5 11, 5 + 6 11, सो दिस इज द 11 नंबर हाउस। तो अगर इसमें राहु है और यहाँ केतु है तो ये एक्सिस हो गई। अगर मान लीजिए राहु यहाँ पर है और केतु 7 में है तो राहु केतु की एक्सिस ये हो गई। तो अगर ये एक्सिस बन जाती है, इसमें राहु है या केतु, यहाँ केतु है या यहाँ राहु है यहाँ केतु है, तो ये एक्सिस बनी राहु केतु की। तो इस एक्सिस के इस तरफ राइट पार्ट, राइट हाफ पार्ट ऑफ द चार्ट, अगर इसमें सारे ग्रह आ जाते हैं और इधर खाली रहता है तो ये भी काल सर्प योग हो गया। अगर मान लीजिए राहु यहां बैठा है और केतु यहां बैठा है तो ये एक्सिस बन गई। अब इस एक्सिस के इस तरफ अगर सारे ग्रह बैठे हैं या इस तरफ सारे ग्रह बैठे हैं इस पार्ट में, तो भी काल सर्प योग हो गया। तो ये है काल सर्प योग का विवरण। कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि इस घर से और इस घर के अंदर जब एक्सिस बनेगी तभी काल सर्प योग होगा। बस इतना है कि जो एक्सिस बन रही है उसके एक तरफ वो पूरे चार्ट को 2 भाग में विभाजित कर देगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज प्लैनेट्स
या छायाग्रह जो भी हैं, दे सिट इन द अपोजिट हाउस इन द चार्ट 180 डिग्री। अब आइए, अब चलते हैं हम चौथे भाव की तरफ, क्योंकि तीसरे भाव तक हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था। चौथा भाव, ये हमने आपसे जिक्र किया था कि ये माँ का घर है। तो चतुर्थ भाव को चूंकि माँ का घर है, इसलिए इसको हम सुख भाव कहते हैं और सुहृद भाव भी कहते हैं, जहां पर हमें हृदय का प्यार मिलता है, बुद्धि का प्यार नहीं मिलता माँ से, इसलिए इसको सुहृद भाव भी कहते हैं। इस भाव से, ये जो फोर्थ भाव है, यहाँ कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी साइन हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी ग्रह बैठ सकते हैं। परंतु जो चतुर्थ भाव के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो फिक्स्ड है, वो इस भाव के एट्रीब्यूट्स हैं, वो इस भाव में से, भाव के द्वारा जाने जाने वाले या चर्चा करने वाले इस भाव से संबंधित वे पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं। ऐसे ही हर भाव का जो भाव के जो गुण हैं या अवगुण हैं, जो कुछ भी हैं, वो फिक्स्ड हैं। तो चतुर्थ भाव जो मेरा हुआ, वो किस भाव का हुआ? सुख भाव कहते हैं, सुहृद भाव भी कहते हैं, और इससे हम विद्या, एजुकेशन, प्रारंभिक विद्या, हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, वो द्वितीय भाव से होती है। यहां पर चतुर्थ भाव में अधिकतर हम 10+2 तक देखते हैं। फिफ्थ भाव से, पंचम भाव से हम ग्रेजुएशन का देखते हैं, एजुकेशन। फिर नाइन्थ भाव से हम मास्टर्स डिग्री, पीएचडी और ये सब देखते हैं, हायर एजुकेशन। तो यहां पर हम देखते हैं ये एजुकेशन है, विद्या का भाव भी है, माता का भाव है। और इस चतुर्थ भाव से हम देखते हैं प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, जायदाद, बिल्डिंग, होटल, माल, जो कुछ भी है, यानी लैंडेड प्रॉपर्टी भी और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी भी, ये दोनों हम इस भाव से देखते हैं। वाहन सुख देखते हैं, हमारे पास वाहन कितने होंगे, गाड़ियां हैं, ट्रक है, ये सब कुछ यहीं से देखा जाता है। और इससे हम बंधु बांधवों को भी देखते हैं, गौ, हमारे सुख, सुख में जो चीजें आती हैं, क्योंकि माँ का घर है, तो दूध दही ये सब कुछ हमें इसी से होता है। मानसिक बातें, चूंकि इस घर का कारक चंद्रमा है, चूंकि चंद्रमा माँ के द्योतक हैं, तो चंद्रमा सीधे सीधे हमारे मन पर असर करता है। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है, तो यहां पर चंद्र कारक है, इसलिए यहां पर हमारे मन की बातें, मन के विचार, वो भी होता है। और ये यहां पर जो है, ये हमारा घर है, रहने वाला घर जिसमें हम रहते हैं, वो हमारा निजी घर भी हो सकता है और किराए का घर भी हो सकता है। जिस घर में हम इस समय रह रहे हैं, वो घर ये है। ये फादर्स की प्रॉपर्टी भी है, और सुख सुविधा है, सदाचार है, और धर्माचार भी है। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष का पहला घर है। जल तत्व है इसमें, अग्नि तत्व पहला नंबर, पृथ्वी तत्व दूसरे नंबर पे, वायु तत्व तीसरे भाव में, चतुर्थ भाव में जल तत्व। जल तत्व मोक्ष को इंगित करता है, मोक्ष के का इशारा करता है। तो पहला मोक्ष कारक घर कौन सा? 4 नंबर। 8 नंबर दूसरा मोक्ष कारक घर, और 12वां नंबर अंतिम मोक्ष कारक, लास्ट हाउस, 12th हाउस। तो ये क्या है? धर्म का है, मोक्ष का है ये पहला घर। तो इसलिए ये चौथा घर जो है, वैसे तो सभी घर अपने अपने दायरे में, अपने अपने बिंदुओं के आधार पर सभी ग्रह समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, परंतु जो ये पहला घर है, जो ये लग्न है, लग्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस व्यक्ति के विशेष के बारे में जानने के लिए। फिर दूसरे नंबर पर होता है उसकी चंद्र राशि, चंद्रमा जिस घर में बैठा हुआ है और जिस राशि में बैठा हुआ है। तो यहां पर चूंकि चंद्रमा रहे, ये कालपुरुष कुंडली के उसमें चौथे घर का मूल कारक चंद्रमा है, क्योंकि मूल घर ये माँ का है, सुख का है।
तो ये जो है मोक्ष का हो गया, पिता की संपत्ति है, सदाचार है, धर्माचार है और हृदय का साहस, क्योंकि यहाँ पर हृदय का खेल है, माँ के हृदय का खेल है, तो हृदय का साहस, हृदय यहाँ से डील होता है। इन बातों पर इसमें विचार किया जाता है। अच्छा, अब इसमें आपने देख लिया चंद्रमा मूल कारक है, मंगल जो कारक है वो भूमि के हैं। अगर किसी के पास लैंडेड प्रॉपर्टी है काफी, जैसे बड़े बड़े किसान हैं या जो भी किसान है वो उनके पास उनका अपना खेत अगर है तो वो लैंडेड प्रॉपर्टी हो गया। किसी ने प्लॉट्स खरीद रखे हैं, वो लैंडेड प्रॉपर्टी हो गया। वो मंगल के द्वारा इंगित होता है, मंगल के द्वारा हमें उसके बारे में पता चलता है, मेनली लैंडेड प्रॉपर्टी। शुक्र के द्वारा हमें पता चलता है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, और वो भी खास तौर से वो प्रॉपर्टी जो आपकी है, किराए की है वो नहीं। मंगल आपकी जमीन जो है उसके बारे में बताएगा। शुक्र आपका जो अपना घर है, एक हो, दो हो, चार हो, माल आपके नाम है, आपने बनवाया हुआ है, आपने सिनेमा हॉल बनवाया हुआ है, आपने मैरिज हाउस बनवाया हुआ है, जो कुछ भी है, एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी विच यू ओन, वन, टू और मोर, वो शुक्र के द्वारा यहाँ पर इंगित होता है। शुक्र उसको डील करता है। शुक्र के यहाँ पर कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, किस राशि में बैठा है, कौन कौन उसको देख रहे हैं, शुक्र किसको किसको देख रहा है, यही सब हम इन कुंडली में अध्ययन करते हैं हर घर के बारे में। उन सब बातों पर निर्भर करेगा कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है और कैसी प्रॉपर्टी है। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, मानिए घर तो आप ही का है, घर तो आप ही का है, आप ही के नाम प्रॉपर्टी है, परंतु उस पर डिस्प्यूट्स है, मुकदमा चल रहा है, तो वो भी पता चलता है कि क्यों चल रहा है मुकदमा, कारण क्या है, कौन से ग्रह मैलेफिक इस पर एस्पेक्ट्स हैं, तो वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हमने खाली आपको एक थोड़ी सी भूमिका बताई इसको लेकर के। अब चलते हैं पंचम भाव में। जैसा मैंने आपको बताया कि पंचम भाव भी विद्या का है, लेकिन ग्रेजुएशन वाली जो स्थिति है उसका है ये। तो पंचम भाव में इसको हम पुत्र भाव भी कहते हैं, इसको हम पूर्व जन्म से भी रिलेट करते हैं, और इस भाव से देव भक्ति, ईश्वर की भक्ति का भी विचार किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके कारक बृहस्पति है, पंचम भाव के कारक बृहस्पति हैं, और बृहस्पति संतान के कारक है, बृहस्पति धर्म के भी कारक है। आप जानते हैं वो देव गुरु हैं, इसलिए यहां पर देव भक्ति भी आती है। पुत्र, संतान, उसके कारक है, वहां यहां से पता चलता है बुद्धि और पुण्य कर्म। जैसे हमने बताया कि पूर्व जन्म के कर्म, तो यहाँ ये घर बताता है कि हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर हमारे पास हम कितना पुण्य लेके आए हैं इस जन्म में भुगतने के लिए, और कितने जो पुण्य नहीं है, जो शुभ नहीं है, उनको लेकर के हम आए हुए हैं। तो ये जो है हमारा पंचम भाव पुण्य कर्म को भी दर्शाता है। और गुप्त मंत्रणा, इस घर से हम लव अफेयर्स भी देखते हैं। इस घर से हम जो लॉटरी है, या आप कह सकते हैं शेयर मार्केटिंग का काम है, वो सब भी हम यहां से देखते हैं। और बुद्धि हमारी कितनी तीव्र है वो भी यहां से देखते हैं। आत्मविद्या हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, नहीं प्राप्त करेंगे, क्या होगा, हमारी आत्मिक उन्नति होगी नहीं होगी, ये सब भी हम इस घर से देखते हैं। और ये हमारा उदर प्रदेश है, उदर प्रदेश यानी पेट का हिस्सा है। चौथा घर हृदय था, ये हमारे पेट का हिस्सा है। और ये विवेचना शक्ति, यानी विवेचना शक्ति मतलब एनालाइजिंग पावर। क्यों? क्योंकि यहां से आप ग्रेजुएशन करते हैं, और नवा घर जो है वहां आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ये तो और हायर इंटेलेक्ट की ओर ले जाता है। तो पांचवें घर से हम अपनी विवेचना शक्ति का विचार किया जाता है, और बृहस्पति देव इस घर के अंदर कारक है। तो अब ये पंचम भाव हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम संक्षेप में जो बहुत मुख्य मुख्य चीजें हैं उसके बारे में आपके सामने पॉइंट्स रख रहे हैं। अब आ जाता है छठा भाव।
छठे भाव के कारक देखिए मंगल है और मुख्य रूप से शनि है। छठा भाव ये हम जो कुछ भी इस जन्म में लेकर के आए हैं, जिसको हमें, जिसके साथ हमें जीना है, ये तीन मुख्य चीजों को रिप्रेजेंट करता है। रोग, बीमारियां, रिपु, दुश्मन और ऋण, कर्जा। ये देखिए ये तीन चीजें बहुत बड़ी हैं, रोग, रिपु और ऋण। और इसका अगर आप सीधा संबंध देखें, यहां पर जो भी ग्रह बैठेंगे इस स्थान पर, या कोई नहीं बैठा है, तो उसका जो, और अभी हम आपको थोड़ा इशारा करेंगे, इसकी जो डायरेक्ट दृष्टि होती है, एस्पेक्ट बोलते हैं उसको, वो सीधे देखिए 12वें घर में जाता है। क्योंकि ये बता दें, यहां जिक्र आ गया है कि जितने भी ग्रह हैं 9, राहु केतु को मिलाकर के छाया ग्रह होते हुए, तो हरेक की दृष्टि होती है, उसको इंग्लिश में एस्पेक्ट बोलते हैं। वो दृष्टि क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर, मान लीजिए हम उदाहरण के रूप में मान लेते हैं, ये मान लीजिए शुक्र ग्रह यहां बैठे हुए हैं। वैसे ये काल पुरुष कुंडली है, ये तो यहाँ कारक की बात है, शुक्रदेव कारक है इस सप्तम भाव के। या मान लीजिए मैं इसको ले लेते हैं क्योंकि हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, ये छठा भाव है, सिक्स्थ भाव है, इसके कारक मंगल है। मान लीजिए यहां मंगल भी बैठे हैं और शनि भी बैठे हैं। इसी प्रकार से 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह में से प्रत्येक ग्रह की एक दृष्टि कॉमन है, वो है 7वीं दृष्टि, यानी 180 डिग्री पर अपने ठीक सामने हर ग्रह देखता है, सूर्य से लेकर के केतु तक। तो जैसे मानिए यहां मंगल बैठे हैं, तो मंगल की जो 180 डिग्री पर दृष्टि होगी, यानी 7वीं दृष्टि बोलते हैं उसको, अगर आप यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां घर आ गया। तो यहां मंगल अगर बैठे हैं, तो यहां से वो एक दृष्टि यहां रखेंगे 12वें घर में। 7वीं दृष्टि इस घर में, 6th हाउस में जो भी प्लैनेट्स बैठेंगे हैं, उनकी 7वीं दृष्टि सीधे सीधे 12वें घर में पड़नी ही है। और 7वीं दृष्टि 180 डिग्री वाली दृष्टि हर प्लैनेट की होती है, वो कॉमन है। ये हम बताना चाह रहे थे कि छठवें घर में जो भी प्लैनेट्स बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 जितने भी बैठेंगे, सब के सब अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे। 12वें घर को देखने का मतलब है, दृष्टि का मतलब यह है कि वे उस पर, उनका एस्पेक्ट है, यानी उन अपना अपना असर उस घर के गुणों पर डालते हैं। उस घर, उस भाव में जो जो चीजें डील होती हैं, उन सब पर उन ग्रहों का सीधा सीधा असर पड़ता है। ये मतलब है एस्पेक्ट का। तो ये छठवां घर क्या शो करता है? रोग, रिप और ऋण। अब मंगल अगर यहां बैठा होता है, तो उसके दुश्मन, अगर कोई शत्रु होते हैं, तो वे उसे टक्कर नहीं ले पाते, वे अधिकतर परास्त हो जाते हैं मंगल के कारण। और रोग जो है वो शनिदेव के कारण। रोग, रिपु और ऋण, कर्जा इस घर से, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए इस घर में किसी के बृहस्पति बैठे हैं, तो क्या होगा? इस घर में बृहस्पति अगर बैठे हैं, तो जो भी ग्रह इसमें बैठा हुआ है, उसके स्वभाव के आधार पर, उसके डिग्री के आधार पर, उसको कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं उसके आधार पर, उस जो ऋण लेगा, अगर वो कर्जा लेगा, चाहे बैंक से चाहे किसी आदमी से भी, तो वो कर्जा किस काम के लिए ले रहा है? अच्छे काम के लिए ले रहा है या खराब काम के लिए ले रहा है? तो वो सारा निश्चित होता है। हम आपको थोड़ा थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं कि जनपत्री कैसे पढ़ी जाती है, क्या क्या कैसे होता है। तो ये हो गया हमारा छठा भाव, रोग, रिप और ऋण इस घर से खास तौर से देखा जाता है। अब देखिए आप, आता है सप्तम भाव, सेवेंथ। सातवां भाव हमारा रिलेशंस का है, मेनली हमारा सातवां भाव रिलेशंस का है।
और यहां पर एक चीज और बता दें, जो छठवां घर है वो हमारा मौसी, माता की बहन, मौसा और मामा, इन सब चीजों का भी हमें दिखाता है। दूसरा, ये हमारे नाभि का भाव आ गया। नाभि उदर भाग का निचला हिस्सा विचार होता है इससे। ठीक है, अब आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव हमारा मेनली रिलेशंस का है, और जब हमारा विवाह होता है तो वो भी एक रिलेशन है, स्पेशल रिलेशन है, तो वो भी इसी घर से देखा जाता है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपना आपका पार्टनर, आपके बिजनेस से जो जो लोग भी संबंधित है, चाहे लेबर है चाहे गवर्नमेंट है, जो जो भी जिसकी जन्मपत्री है, उसके साथ जिन जिन लोगों का रिलेशंस है, वो सब इसी भाव से देखा जाता है। पार्टनरशिप भी इसी भाव से देखी जाती है बिजनेस में। और विवाह का मुख्य रूप से विवाह का भाव है, इसलिए इस भाव से अगर ये पुरुष की कुंडली है तो इसके कारक हो गए शुक्र, और अगर ये किसी स्त्री की कुंडली है तो विवाह से संबंधित उसके कारक हो जाएंगे बृहस्पति। वो इस घर को देखेंगे। तो ये घर है विवाह का, रिलेशंस का, बिजनेस का। ठीक है, अब आ जाता है आठवां भाव। देखिए, ये भाव बड़ा ही गुप्त रूप में है एक तरीके से, ये दिखाई नहीं पड़ता। और ये अगर हम एक शब्द में कहना चाहें इसको, तो ये यहाँ जो कुछ भी घटित होता है वो अधिकतर सडन इवेंट्स होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है इस घर की, वो है इस घर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मनुष्य के जीवन में बहुत मुख्य परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, ये बाहर का नहीं है कि अगर प्लास्टिक सर्जरी करा करके हम बड़े खूबसूरत हो गए या बड़े हैंडसम हो गए तो वो दिखाई पड़ेगा। नहीं नहीं, वो दूसरी चीज है। दिस हाउस नंबर 8 इंडिकेट्स इनर ट्रांसफॉर्मेशन, आंतरिक बदलाव, अच्छे दिशा में भी और बुरे दिशा में भी। आपने देखा होगा इस संसार में, सुना होगा, पढ़ा होगा कि कुछ लोग कुछ समय तक बहुत अच्छे रहते हैं, बड़े सदाचारी रहते हैं, परंतु कुछ ऐसा घटित होता है कि वे दुराचारी हो जाते हैं। और कुछ लोग दुराचारी होते हैं और कुछ ऐसा घटित होता है कि वे सदाचारी हो जाते हैं। कुछ लोग बचपन में जब तक उन्हें समझ नहीं रहती, मान लीजिए युवावस्था तक, 18 19 20 तक, वे ठीक ठाक रहते हैं। उसके बाद वे ऐसे गलत रास्ते पर चले जाते हैं कि जीवन पर्यंत वो गलत रास्ते पर ही रहते हैं। कुछ लोग 18 19 साल तक, 20 22 साल तक, 25 साल तक बिल्कुल सांसारिक उसमें रहते हैं, परंतु उसके बाद उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है कि वे पूर्ण रूप से सात्विक, सदाचार, दया, क्षमा, इन सब चीजों का उनके जीवन में पूर्ण रूप से बाहुल्य हो जाता है। तो ये घर जो है, मेनली आठवां घर, ये ट्रांसफॉर्मेशन का है और क्रॉनिक डिजीजेस का है, आठवां घर जो है। और इसको हम हाउस ऑफ डेथ भी कहते हैं। यहां पर क्रॉनिक डिजीजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, आयु है, जीवन है, मरण है। और मरने हेतु किस कारण, इस घर से यह भी पता चलता है कि हमारी मृत्यु, मतलब पता चलने का मतलब यह है कि इशारा मिलता है कि हमारी मृत्यु किस कारण होगी, किन परिस्थितियों में होगी। तो हमारे मरण का भाव पता चलता है, कारण पता चलता है, और मृत्यु के स्थान का भी बहुत कुछ आइडिया लगता है। और खाद्य सुख, भोजन का सुख, ये भी यहां से पता चलता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। और उसके बाद इसके साथ क्या होता है कि वही मैंने आपको जो बताया कि सडन सडन राइज एंड सडन फॉल, एकाएक लॉटरी मिल जाना, करोड़पति बन गए। या एकाएक क्या होता है कि कहीं मान लीजिए
हमारे कोई रिश्तेदार, नाना, मामा, मामी, मौसा, मौसी, कोई ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है परंतु उन्हें कोई संतान नहीं है, और वे हमको बहुत मानते हैं, और मरने के पहले हमें पता भी नहीं, ख्वाब में भी कोई आशा नहीं, कोई नहीं जानता, और वो हमारे नाम विल लिख गए, तो सडन यहाँ पर बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति या बहुत बहुत धनाढ्य लोग जो हैं, वो कुछ ऐसा घटित हो जाता है उनके जीवन में, कुछ ऐसी चीजें घटित हो जाती हैं कि वो राजा से रंक भी बन जाते हैं। सो एट्थ हाउस इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, सडन इवेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और इससे हार जीत इन सब का पता चलता है, और इससे हमारे सेक्स ऑर्गन्स का भी इशारा मिलता है कि उसमें कोई रोग हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, उस तरह का भी यहां से होता है, और इसके कारक हैं शनिदेव। तो ये हो गया हमारा एट्थ हाउस। अब आ जाते हैं हम नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। ये इसको लक हाउस भी कहते हैं, भाग्य का घर भी कहते हैं। इस घर के कारक हैं बृहस्पति देव और सूर्य देव। बृहस्पति देव गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, विवेक देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, संतान कारक हैं, धन कारक हैं, विद्या कारक हैं, और बृहस्पति देव का जो तत्व है वो है आकाश। इनका बहुत विस्तार कर देते हैं। अगर ये बहुत अच्छे बैठे हैं हमारे कुंडली के अंदर, तो हमारे अंदर गुणों का, सुख का बहुत धीरे धीरे करके बहुत विस्तार हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है। और सूर्य है यहाँ पर इसके कारक। तो बृहस्पति और सूर्य जो इसके कारक हैं, उसका तात्पर्य यह है, उसका मतलब यह है कि जो लोग हमसे बड़े हैं, पिता हो गए, हमारे जितने भी हमारे गुरु हैं, जो हमें टीच करते हैं। वैसे गुरु शब्द तो बहुत पावन है, बहुत पवित्र है, लेकिन बहुत कॉमन हो गया, हम गुरु कह देते हैं हर एक को। टीचर कहने तो फिर भी ठीक है मेरे विचार से। तो जो टीचर है, अ टीचर इज दैट पर्सन हु टीचेस अस एनीथिंग, एनीथिंग। खाना बनाना सिखाता है, रोटी बनाना सिखाता है, वो भी टीचर हो गया। जो अंग्रेजी पढ़ाता है वो भी टीचर हो गया। तो इस घर से हमारे जो ज्येष्ठ लोग हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो हमें किसी प्रकार की शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, सदमार्ग पर ले जाते हैं, जिनका हमें आदर करना चाहिए, वो सब इस घर से इंगित होते हैं। ये घर उन लोगों को दर्शाता है, उनके बारे में बताता है, और ये भाग्य का घर है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बताया कि ये पांचवा घर, पंचम भाव जो है, हमारे पुण्यों को बताता है कि हम पिछले जन्म से क्या पुण्य लेके आए, और अगर ये पुण्य को बताता है तो पुण्य का जो उल्टा होता है उसका भी इशारा करता है, उसके बारे में भी इशारा मिलता है, और वर्तमान का भी। ये घर क्या है? इस घर में ये हमारा भाग्य है। भाग्य क्या है हमारा? भाग्य की परिभाषा, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि हमारे कर्म कितने प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। तो प्रारब्ध यानी जो है वो हम लेके आए हैं। संचित वो है जो टोटल एक्युमुलेशन ऑफ डीड्स एंड एक्शंस, जो हमने जब जब हमने हमें मनुष्य जन्म मिला, इस जन्म के पहले उन उन जन्मों में हमने जो कुछ भी किया, उन सारे कर्मों का एक्युमुलेटेड जो ट्रेजर है, दैट इज संचित। क्योंकि मनुष्य कर्म केवल मनुष्य योनि में ही कर सकता है। मनुष्य योनि के अलावा किसी भी योनि में हम केवल भोग भोगते हैं अपने कर्मों का, हम कुछ कर नहीं सकते। वो कर्म नहीं है, वो भोग है, वो भोग योनियां हैं। कर्म करने का अधिकार जो मिला है वो केवल मनुष्य को मिला है, जो हम आज हैं। तो मैं भाग्य के बारे में जो बता रहा था वो ये है कि जो क्रियामान है, क्रियामान माने जो हमें इस जन्म में फ्रीडम मिली हुई है, जो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है कि जो हम कर्म कर सकते हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि कम से कम 20% हम फ्री हैं,
कुछ भी कर सकते हैं, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा। अपनी उन्नति के लिए हम चोटी पर पहुंच सकते हैं प्रयास करके, कर्म करके। वो जो आजादी मिली है उसमें कोई भी ग्रह दखलंदाजी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हर ग्रह चाहता है कि हमें अगर मनुष्य योनि मिली है तो हम इस जीवन में, इस आयु में, जितनी हमें आयु मिली है, इसमें हम वो कर्म करें जिससे हमारी उन्नति हो, पतन नहीं, उन्नति हो। इसलिए हर ग्रह हमारी मदद करता है। तो जो 20% है, 20% बहुत होता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए 20% कितना होता है। मान लीजिए, जस्ट फॉर डिस्कशन और जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, हम कम से कम 8 घंटा सोते हैं, 6 घंटा, 8 घंटा। 2 घंटे आप और निकाल लीजिए जो हम नित्य कर्म में लगा देते हैं, 10 घंटे निकल गए। 10 घंटे निकल गए तो बचे हमारे पास 14 घंटे। 14 घंटे का 20% अगर आप निकालें तो कितना हो गया? 14 घंटे का 20% कितना हो गया? लगभग लगभग 3 घंटे हो गए। यानी हर हर दिन आप 3 घंटे फुल्ली फ्री हैं। आप उसमें अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। आप ऐसे कर्म भी कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में उन्नति की ओर जाएं, और हम ऐसे कर्म भी कर सकते हैं कि जो कुछ मिला है हम उसको गंवाने के लिए भी कर्म कर सकते हैं। हम अकर्मण्य बन सकते हैं। तो ये है फ्रीडम। तो ये घर क्या है कि जो हमें क्रियामान मिला है, जो हमें आजादी मिली है, जो हमें विवेक मिला है, हम उसके आधार पर जो कर रहे हैं क्रियामान, इस जन्म में हम जो कर रहे हैं वही तो हमारा भाग्य बन रहा है। ये तो हो गया, पंचम भाव में तो हो गया जो होना था। नवम भाव है, इसमें हम अपना भाग्य निर्धारित करते हैं। इसलिए यहां पर देखिए, बृहस्पति देव और सूर्य देव, सूर्य आत्मा, बृहस्पति देव देव गुरु, कितने सुंदर ग्रह यहां बैठे हैं जो कारक हैं इसके। इसलिए नवें घर को हम लक हाउस भी कहते हैं, लक भाव भी कहते हैं, भाग्य का घर भी कहते हैं। तो हम आज यहीं समाप्त करते हैं और फिर आगे आगे चलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।